तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम बात करेंगे नेक्सॉन के मेजर सर्विस के बारे में और क्या क्या मेंटेनेंस आता है, क्योंकि ये वाली जो नेक्सॉन है ये 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। तो इसकी ये मेजर सर्विस है, बहुत सारे पार्ट चेंज हो रहे हैं और नेक्सॉन बहुत बिकी है। इसके लिए मुझे लगा कि इसकी एक वीडियो बनानी चाहिए कि 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास इसको क्या क्या मेंटेनेंस आया है, ताकि जितने भी नेक्सॉन ओनर्स हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। बहुत मुश्किल से ये गाड़ी इतने किलोमीटर चल पाती है, बहुत सारे कम लोगों की चलती है, तो इसके मेंटेनेंस के बारे में सबको आइडिया नहीं है। तो अब तक इसमें क्या क्या चेंज हुआ है इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या मेंटेनेंस इसमें आया हुआ है। इसके पहले भी हमने कुछ चेंज किया हुआ है इसमें, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो एक ही वीडियो में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत करेंगे इसका प्रीवियसली मैंने क्या क्या चेंज किया हुआ है। तो इसका जो स्टीयरिंग रैक है जो यहाँ पे है, तभी ये रिसेंटली मैंने 10,000 किलोमीटर पहले चेंज किया था। तभी लोराम का इतना आइडिया नहीं था, तो लोराम में भी इसके राइट साइड वाले आवाज़ है। स्टीयरिंग रैक मैंने चेंज किया हुआ है और स्टीयरिंग रैक के बाद कंपनी में इसका एसी कंप्रेसर अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। तो इन्होंने पूरा उसका सिस्टम डाल दिया है, पाइप से लेके कंडेंसर, अंदर का कूलिंग ऑयल और सब पूरी सिस्टम इसमें इन्होंने डाली हुई है। बिकॉज कंप्रेसर फेल हो गया तो कंडेंसर में मेटल आया था, इसकी वजह से पूरी सिस्टम चेंज करनी पड़ती है। और पीछे की तरफ अभी गाड़ी उठाया है तो मैं दिखाई देता हूँ, ये इसके 1.5 एक्सेल के बुश है। तो ये 1.5 एक्सेल के बुश भी चेंज होंगे। द रीज़न बीइंग कि ये देखो ये क्रैक हो चुके हैं, तो इसको भी चेंज करना है। नेक्सॉन में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बस इन्होंने ना जो जैक का इंडिकेटर होता है यहाँ पे दिया हुआ है। इसका रीज़न भी ये है बिकॉज ये क्लैडिंग की वजह से ये छुप जाता है, तो इसकी वजह से ये दिया हुआ है। लेकिन ये डायरेक्शन के लिए बहुत सही चीज़ है। एक बात मुझे टाटा की ये नहीं समझ में आई कि आपने कंप्रेसर अलग से दिया हुआ है, उसका बेल्ट अलग से दिया हुआ है। भाई इतने एडवांस हो गए हो, ये एक ही बेल्ट पे होना चाहिए जैसे मेरी गाड़ी का है। तो ये एक क्यों नहीं दिया भाई, इसको इम्प्रूव करो बिकॉज ये बहुत वीक होते हैं और एक कट के टूट जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि ये दो अलग अलग नहीं होने चाहिए, ये एक रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है कि अल्टरनेटर और एसी बेल्ट अलग अलग है, को मतलब इम्प्रूव करना चाहिए टाटा ने। फिर आगे बताता हूँ क्या क्या और चेंज होगा। उसके बाद यहाँ की दोनों बेयरिंग चेंज होगी, पीछे वाली दोनों ख़राब हो चुकी है। अगर किसी को ABS सेंसर देखना है कैसा होता है, तो ये ABS सेंसर है। तो ABS सेंसर ऐसे दिखते हैं। अगर आपके गाड़ी में ABS की लाइट आती है तो माइट भी, तो ये ख़राब होता है मोस्टली, ये रगड़ने की वजह से ख़राब होता है। अगर एक्सपोज रहेगा तो फोक्सवैगन में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, बिकॉज फोक्सवैगन में ये एक्सपोज है। तो बेयरिंग के मैग्नेट स्ट्रिप के बीच में और सेंसर के बीच में मट्टी फंस के वो घस जाता है और वो ख़राब हो जाता है। उसके लिए फोक्सवैगन बदनाम है, ऐसे ही बदनाम नहीं है। और वो डिज़ाइन अभी भी उनका वैसे ही है। लेटेस्ट वाले में मैंने नहीं देखा कैसा है, तो ये एक्सपोज होने की वजह से ख़राब होता है। फोक्सवैगन में, जेटा में, कोडा में, मतलब जितने भी उनके मॉडल है उनमें ये दिक्कत है। इवन ऑडी में भी यही सेम दिक्कत है। फिर आगे की तरफ आओगे तो इसका सस्पेंशन खोला हुआ है। तो इसके सस्पेंशन में इसके जो माउंट है, ये माउंट और इसकी बेरिंग ख़राब हो गई है। इसका सस्पेंशन एक बार वारंटी में चेंज हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका कुछ नॉइज़ आ रहा था, इसकी वजह से ये रिप्लेस हुआ है। तो इसका सस्पेंशन फर्स्ट टाइम रिप्लेस हो रहा है। तो इसके माउंट देखो यार, इसके माउंट की वजह से ना, मतलब अंदर की तरफ ये जो टेक्नोलॉजी कैसी होती है, मेरी वाली प्रीवियसली वीडियो देखोगे तो उसमें मेरे माउंट कैसे है देखना और ये माउंट कैसे है देखना। इसकी वजह से ना इसकी केबिन के अंदर ना सस्पेंशन की आवाज़ सुनाई नहीं देती। रीज़न यही है इसका। ये पूरी की पूरी मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ये ऐसे माउंट फोक्सवैगन या इसके होते हैं, स्कोडा के होते हैं। तो ये उसी का ये ऊपर का पोर्शन है, इसके अंदर बेयरिंग बैठती है उसकी। फिर यहाँ पे आप आओगे तो इसके लोराम ख़राब हो गए, तो ये इसके लोराम आवाज़ कर रहे हैं, तो ये भी रिप्लेस होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका ना नीचे का सी माउंट पड़ा हुआ है, इसको गियर बॉक्स का माउंटिंग भी बोलते हैं, ये एक रिप्लेस होगा। बिकॉज ये देखो इसके अंदर ना क्रैक्स आ गए, तो इसके लिए ये भी रिप्लेस होगा। ये पीछे के लाइनर की कंडीशन है, ये अभी भी चल जाएंगे, तो इसके लिए इसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ब्रेक पैड बीच में रिसेंटली मैंने चेंज किए थे इसके। और इसी के साथ और एक कॉमन प्रॉब्लम बता देता हूँ, इसका जो वाइपर का टैंक है, जहाँ जो यहाँ से पानी डालते हैं, ये 2 बार कट चुका है। परसों ही मैंने इसको सीलेंट लगा के क्लोज़ किया हुआ है, तो इसको भी रिप्लेस करेंगे। ये जो कोई भी इसका डब्बा बना रहा है भाई, उसको रिक्वेस्ट है, ये इसके जॉइंट में से टूट जाता है। अब ये 3rd टाइम मैं इसका डब्बा डालूंगा, तो भाई तुम इस डिज़ाइन को ना थोड़ा परफेक्ट कर लो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये डब्बा जब तक क्रैक होके नहीं फटता या फिर अगर कोई एक्सटर्नल मतलब चूहा इसको खाता है, तब तक ये ख़राब नहीं होता। भाई तुम्हारा 1.5 लाख किलोमीटर मतलब 50,000 पे एक डब्बा चेंज होता है आपका। 1.5 लाख किलोमीटर में तीसरा डब्बा चल रहा है, तो इसको ना टाटा को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बाकी इसकी सर्विस भी हो रही है, तो इस सर्विस में नॉर्मली इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर,
डीजल फिल्टर और जो कुछ भी रेगुलर रनिंग की चीज़ें रहेगी वो इसमें रिप्लेस होंगी। अब यहाँ पे और दो चीज़ें मेन चेंज हो रही है, जैसे नीचे का सी माउंट चेंज हो रहा है तो वैसे ये भी माउंट चेंज होगा। इसमें एक ए माउंट रहता है और यहाँ बैटरी के नीचे एक बी माउंट होता है। माउंट्स अभी आया नहीं, इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट बाद में उसकी फ़ोटोज़ इसमें डाल दूँगा। तो ये दोनों फाउंडेशन इसके ख़राब है। ये इंजन माउंट से जो इंजन को होल्ड करके रखते हैं, इसका हाइड्रोलिक नहीं है, इसके लिए इतना नहीं समझ में आता। मेरे वाले में ये हाइड्रोलिक है, तो ये भी दोनों चेंज हो गए बिकॉज इसकी वजह से भी नॉइज़ आती है। तो अगर आपको समझना है कि आपकी बेरिंग ख़राब हुई है कि नहीं, तो इसको सिर्फ जैक पे चढ़ा दो और ये पहिया ना इसको घुमा के ये स्प्रिंग को पकड़ लो। अगर इस स्प्रिंग में ना थोड़ी भी वाइब्रेशन या रफनेस आती है तो दैट मीन्स आपकी बेरिंग ख़राब है। ये बेरिंग को अंडरस्टैंड करने का एक सिंपल तरीका है, क्योंकि जब तक बेरिंग की आवाज़ नहीं आती तब तक बहुत सारे टेक्नीशियन उसको चेंज नहीं करते जब तक उसकी हमिंग साउंड नहीं आती। लेकिन अगर आपकी बेरिंग आपको चेक करनी है तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये गाड़ी ना AMT है, तो इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है उसका एक बार फ्लूइड AMT का फ्लूइड एक बार चेंज हुआ है पूरा मेंटेनेंस में। 1,00,000 किलोमीटर के आसपास इसका टाइमिंग बेल्ट भी डाला हुआ है। अब ये वाली वीडियो में एक बात अच्छी है और एक बात बुरी है टाटा के बारे में। ये गाड़ी 1,30,000 किलोमीटर तक टाटा के सर्विस सेंटर में सर्विस हुई है। तो फिर टाटा के एडवाइज़र ने किया क्या 1,30,000 में, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इग्नोर की है, सिर्फ ऑयल चेंज करके गाड़ी रिटर्न दे दिया। मुझे ऐसा लगता है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इग्नोर की है। और ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने टाइमिंग बेल्ट चेंज किया, क्योंकि अगर टाइमिंग बेल्ट अगर टूट गया तो पूरा इंजन फ्रीज हो जाएगा और जो कुछ भी आएगा ब्लेम वो पूरा वर्कशॉप पे आएगा। इसके लिए आपने टाइमिंग बेल्ट टाइम टू टाइम चेंज किया। स्टीयरिंग रैक डर के मारे मैंने चेंज किया कि बॉल जॉइंट कहीं टूट ना जाए हाईवे पे, इतना बज रहा था, और लोअर आर्म भी, तो वो तो मैंने चेंज किया था मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि कहीं रोड के बीच में ब्रेक डाउन ना हो जाए। मेरे खुद के घर की गाड़ी अगर ब्रेक डाउन होगी तो इससे बुरा क्या होएगा। तो ये जो बात मैंने कही है इस बुनियाद पे कही है कि इन्होंने बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया और बहुत सारे सर्विस सेंटर वाले ये फाइंड आउट कर भी नहीं पाते। बिकॉज मेरी खुद की होंडा सिटी के लोअर आर्म वीक थे, बैलेंस रॉड लिंकेज वीक था। ये मुझे मल्टी ब्रांड में आने के बाद पता चला। 40,000 तक मैं होंडा वालों को कहता रहा, लेकिन होंडा वाले कहे कि नहीं, उसके सस्पेंशन में आवाज़ नहीं है। तो बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई कर भी नहीं पाते इस बात को। एक बात ये भी अच्छी है कि इसके लोअर आर्म 1,60,000 तक चल गए, फिर बाद में बेरिंग 1,60,000 तक चल गई। तो कंपेयर करोगे प्रीवियस वाले जैसे जेस्ट है, फिर बाद में मानसा है, विस्टा है, इंडिका है प्रीवियसली, उससे कंपेयर करोगे तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है। क्योंकि मैंने ये सब गाड़ियों का भी मेंटेनेंस किया है, इंटरनल से लेके एक्सटर्नल तक बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई है। किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टाटा ने ये चीज़ सीरियसली बहुत इम्प्रूव की है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ 2 ही ब्रांड से एक्सपेक्ट करता हूँ, एक होंडा है और एक टोयोटा है, जिसमें पार्ट्स बहुत देर तक टिकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी होती है। तो वो टाटा से एक्सपेक्ट नहीं था। और ये वाली वीडियो बनाने का रीज़न भी यही था कि टाटा की ड्यूरेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। अगर मानसा मेंटेनेंस के लिए आ जाती है या पुरानी वाली इंडिका मेंटेनेंस के लिए आ जाती है ना, तो भाई मैं रो देता हूँ, मैं लिटरली। क्योंकि एक चीज़ खोलूँगा तो एक टूट जाती है, एक खोलूँगा तो एक टूट जाती है। तो उसके कंपेरेटिवली ये टाइम गाड़ी में बहुत अच्छा क्वालिटी में इन्होंने इम्प्रूव किया है। और इस बात की ना दाद देनी पड़ेगी टाटा को कि भाई लिटरली उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया है। लोअर आर्म के साथ इसके बैलेंस रोड बूस्ट भी ख़राब हो गए, तो इसके बैलेंस रोड बूस्ट भी डाल रहा हूँ। ये पूरा बैलेंस रोड है जो स्टेबिलिटी का काम करता है, तो इसके बैलेंस रोड के बूस्ट ख़राब हो जाते हैं, तो वो भी मैं डाल रहा हूँ। इसमें प्ले आने के बाद भी इसमें आवाज़ आती है। बहुत सारे लोग पूरा सस्पेंशन कर लेते हैं, ये 2 रबड़ चेंज नहीं करते, इसकी वजह से भी आदमी फंस जाता है। मैं स्टार्टिंग में 1-2 बार ऐसे फंस गया था कि पूरा सस्पेंशन रिप्लेस कर दिया था, बैलेंस रोड बूस्ट को इग्नोर कर दिया था, फिर एंडिंग में सबसे ज़्यादा आवाज़ इसी में से आती है। रेस्ट अभी जो रेगुलर मेंटेनेंस है, इसमें DHC के सिलिकॉन वाले वाइपर डाले हुए हैं मैंने, यहाँ बहुत खूबसूरत लगते हैं मेरे को ये। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बॉश वगैरह नहीं डालता मैं, बट मुझे DHC के सिलिकॉन का रिजल्ट 2 साल से पिछले बहुत अच्छा मिलता है। इसके लिए मैं हर गाड़ी में ये DHC के सिलिकॉन के वाइपर डाल देता हूँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, आप आँख बंद करके डाल सकते हो। इट इज़ फार बेटर देन बॉश। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि बॉश में पैसा डालने से, हेला या फिर मदरसन के आते हैं या बॉश वगैरह डालने से अच्छा मैं ये डालता हूँ। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसका रबर भी बहुत अच्छा सा टिकता है। इनकी पुरानी वाली सेंट्रो में ऑलरेडी एक वाइपर मैंने 1.5 साल पहले डाला हुआ है, उसकी वजह से उन्होंने मुझे वापस वही वाला वाइपर इसमें डालने बोला, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके ऊपर ये कोमा के ना ब्लू अर्थ के RV02 के टायर है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाना है, लेकिन ये गाड़ी फ्री मिलती नहीं है, तो इसकी भी एक वीडियो बहुत जल्दी आएगी। गियर बॉक्स के माउंट ख़राब होते हैं, ये कैसे पता चलता है, तो आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। क्योंकि आप रैम पे गाड़ी चेक नहीं करते, तो मैकेनिकली कैसे गाड़ी को चेक किया जाए, ये आपको एक सिंपल आइडिया
होनी चाहिए कि आपके गियर बॉक्स के या आपके इंजन के माउंट ख़राब हुए, कैसे पता चलेगा आपको। तो ये मेरी गाड़ी है, मैं इसमें आपको समझा देता हूँ। ऑटोमेटिक में आपको नहीं समझ पाएगा ये, लेकिन जब भी आप अपना गाड़ी स्टार्ट करते हो तो इस गियर नॉब पे हाथ डाल रखा करो। अगर इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है तो दैट मीन्स आपका गियर बॉक्स का जो सी माउंट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। दैट मीन्स बी या ए दोनों भी वीक हो सकते हैं, और सी माउंट तो ऑलमोस्ट वीक है। अब जब आप गाड़ी चलाते हो और जब गाड़ी मूव होना चालू कर देती है, तो अगर 50-60 के इसमें आप अचानक से एक्सीलेटर देते हो और अगर ये रॉड में हल्का सा प्ले आ रहा है, ऐसे मूवमेंट समझ में आती है इसमें, तो दैट मीन्स आपका इंजन के माउंट जो है आपको चेक करने पड़ेंगे। ये एक सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको कोई मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी का और मेरा टाइमिंग मैच नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से जो पार्ट इंस्टॉल हुए उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये डेड एक्सेल के बूश है, स्प्रिंग पैड चेंज हुए है, और ये सी माउंट है, उसके साथ फोरम कूलेंट का एक पाइप, और आगे के दोनों भी बेरिंग इसके साथ मैंने चेंज कर दिए, जो बाद में एडिशनली ऐड हुए हैं। तो कोई भी गाड़ी का जो ओनर रहेगा उसके किलोमीटर ज़्यादा चल चुके हैं, तो उनके लिए ना एक एडवाइस है, आप फुली सिंथेटिक ऑयल डाला करो। जितने भी मैंने फुली सिंथेटिक ऑयल चेक किए हैं उसमें मुझे सिर्फ मोबिल अच्छा नहीं लगा, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जो परफॉर्मेंस चाहिए वो नहीं मिला। तो मोबिल छोड़ के आप कोई भी फुली सिंथेटिक ऑयल डाल सकते हो, और डाला करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका इंजन बहुत शांत रहता है, परफॉर्म अच्छा करता है, कम नॉइज प्रोड्यूस करता है, और माइलेज में भी बहुत अच्छा, और लीक्स नहीं होते, कोई पैकिंग ख़राब होने की चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो सिंथेटिक डाला करो। तो इतना सारा खर्चा हुआ है इसमें। इसका कंप्रेसर का जब सिस्टम डाला था तब अराउंड 40,000 रुपये के आसपास खर्चा आया था। कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग ऑयल, पाइप्स, और फिर उसका लेबर, प्लस AC गैस, प्लस इसका जब स्टीयरिंग रैक मैंने डाला था तभी वो 18,000 रुपये के आसपास खर्चा आया था। टायर इसके रिसेंटली हमने डाले थे तो कुछ 40,000 के आसपास, 42,000 के आसपास इसका खर्चा आया था। और अभी जो ये रिसेंटली खर्चा चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 38,000 के आसपास है। अभी तक हमने इसको फाइनलाइज नहीं किया है, GST लग के कितना आएगा। एक टेंटेटिव खर्चा है 40,000 के आसपास, 38 to 40,000 के आसपास खर्चा है इसका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हो सके उतना शेयर करना, ताकि कोई यही नेक्स्ट ओनर रहेगा उसके काम आ जाएगा फ्यूचर में, अगर उसकी गाड़ी उतनी चलती है तो। और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन रहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।